नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस कक्षा में प्लेटो के ऊपर चर्चा करने वाला हूं और प्लेटो के व्यूज के ऊपर, उसके विचारों के ऊपर, उसकी अवधारणा और सिद्धांतों के ऊपर उसने क्या कुछ कहा, इसके ऊपर ये आज लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में प्लेटो कंप्लीट हो जाएगा। प्लेटो, देखिए प्लेटो की जो पूर्व कक्षाएं थी उनमें हमने शुरुआत प्लेटो की जीवन पद्धति से की, फिर उसकी अध्ययन पद्धतियां देखी, फिर प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज देखा, फिर प्लेटो का न्याय देखा, फिर प्लेटो का आदर्श राज्य देखा, आइडियल स्टेट देखा, उसमें दार्शनिक राजा देखा, उसकी प्रबुद्ध निरंकुशता देखी, तर्क बुद्धि का शासन देखा हमने, उदात झूठ देखा हमने, कला और साहित्य के ऊपर सेंसरशिप भी देखी हमने। आज हम प्लेटो की दो बुक्स और हैं, मैं आपसे पहले उनकी चर्चा करूंगा, फिर प्लेटो की आलोचना में किसने क्या कहा है मैं आपको ये बताऊंगा। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं आजकल, आप देखेंगे। मैंने कहा प्लेटो के दो प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आजकल, जो लेटेस्ट ट्रेंड है पिछले 5-6 साल से देख रहा हूं मैं, कि या तो प्लेटो की फिलोसॉफी पूछेंगे, उसका दर्शन पूछेंगे, और अगर दर्शन नहीं पूछेंगे तो फिर प्लेटो के बारे में किसने क्या कहा, सेबाइन ने क्या कहा, कार्ल पोपर ने क्या कहा, बार्कर ने क्या कहा, एम.बी. फोस्टर ने क्या कहा, क्रोसमैन ने क्या कहा, हन्ना अरेंटे क्या बोली, इजाया बर्लिन क्या बोला, ये सब पूछा जाता है। तो इन सब की भी अपन चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको इस बुक्स वाला मुद्दा है इसको कंप्लीट कर देते हैं कि इसकी कौन सी बुक्स में क्या था। देखिए मैंने आपसे एक बुक्स की तो व्यापक चर्चा कर ली। प्लेटो की जो मुख्य पुस्तक है वो है रिपब्लिक। इस रिपब्लिक में वर्णित है उसका कैलिपोलिस। ये कैलिपोलिस क्या है, एक क्वेश्चन फिर तैयार हो गया, मजेदार क्वेश्चन तैयार हो गया। कैलिपोलिस का तात्पर्य होता है, पहले तो इसका अर्थ देख ले, सुंदर नगर। कुल मिला के ये कैलिपोलिस है जिसको हम आइडियल स्टेट कहते हैं, आदर्श राज्य कहते हैं। सुकरात प्लेटो के मुंह से उस शब्द को कैलिपोलिस कहता है या कैलिपोलिस, इसका तात्पर्य है उसका आदर्श राज्य है। तो रिपब्लिक में जो वर्णित आइडियल स्टेट है वो कैलिपोलिस है। आगे और तरह के मैग्नीशिया क्या है हम इसकी भी चर्चा करेंगे। कैलिपोलिस वो है जो दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है, जिसमें 3 वर्ग होते हैं, जिसमें न्याय होता है, जिसमें शिक्षा है, परिवार और संपत्ति का साम्यवाद है, जो हमने आइडियल स्टेट में चर्चा की थी। हमने एक जस्ट स्टेट, न्यायी राज्य कैसा होगा उसकी हमने चर्चा की थी, वो है ये कैलिपोलिस। तो एक और मजेदार क्वेश्चन तैयार हुआ, कैलिपोलिस सुंदर नगर या आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य। अब प्लेटो की 2 और पुस्तकें हैं, एक है स्टेट्समैन और एक द लॉज। बहुत सारी है, शुरुआत में चर्चा की थी, आज तो हम इन्हीं की चर्चा करेंगे 2 की। स्टेट्समैन में क्या है और द लॉज में क्या है। देखिए स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण है कि शासन व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, ये वाला वर्गीकरण है। और यही वर्गीकरण और व्यापक रूप में आगे अरस्तु ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में समझाया है। और द लॉज में क्या क्या है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या संविधान का शासन है, नॉक्टर्नल काउंसिल है, हम इन सब की चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको स्टेट्समैन है इसके ऊपर चर्चा करता हूं। पहले मैं आपसे स्टेट्समैन में क्या है। कुल मिलाकर स्टेट्समैन का तात्पर्य होता है राजमर्मज्ञ, वो लोग जो अच्छी तरह से राज करना जानते हैं। कुलीन तंत्री ऐसा शासन होता है स्टेट्समैन। इस स्टेट्समैन में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है,
या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटी है। राज व्यवस्थाएं, शासन व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, तो प्लेटो ने बड़ी जोरदार बात बताई है कि ये 2 प्रकार की होती है। देखिए ये वर्गीकरण पूछते हैं कि ये वर्गीकरण किसका है, कि ये लॉफुल होती है और ये अनलॉफुल होती है। अब पहले तो इनको समझते हैं। प्लेटो का जो वर्गीकरण है वो 2 मुद्दों के ऊपर आधारित है। देखिए वर्गीकरण के 2 आधार हैं, एक तो है कानून सम्मत और दूसरा है संख्या। इसके आधार पे पूरा वर्गीकरण है स्टेट्स में शासन व्यवस्थाओं का। कानून के आधार पे, वर्गीकरण के आधार पे 2 प्रकार के राज्य होते हैं, या तो जो कानून के अनुसार संचालित होते हैं या कानून के अनुसार संचालित नहीं होते, लॉफुल एंड अनलॉफुल। तो ये वर्गीकरण है, ये प्लेटो से संबंधित है, लॉफुल और अनलॉफुल वाला। लॉफुल राज्य वो होते हैं जैसे हमने काली पोलिस की चर्चा की, काली पोलिस तो नहीं, कुल मिला के वो ऐसे स्टेट्स जो परहित में जहां शासन होता है, वहां का शासक वर्ग स्वस्वार्थ की बजाय परस्वार्थ, जनहितार्थ, कल्याणकारी राज्य जैसा होता है वो कार्य करता है। तो जन कल्याणकारी से जो राज्य होते हैं वो लॉफुल होते हैं, और जहां हिंसा हो, स्वार्थ हो, शोषण हो, वो अनलॉफुल होते हैं, और जहां स्वस्वार्थ हो वो अनलॉफुल होते हैं। तो लॉफुल के अकॉर्डिंग तो हो गए लॉ और अनलॉफुल। फिर कहा संख्या के अकॉर्डिंग, तो लॉफुल राज्य भी फिर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होती है एक का शासन, एक है कुछ का शासन, और एक है बहुत का शासन। या तो शासन का संचालन एक व्यक्ति कर रहा है, या कुछ कर रहे हैं, या बहुत सारे कर रहे हैं। जब परहित में एक व्यक्ति शासन करता है तो हम कहते हैं कि ये मोनार्की है। देखिए, करवाने को तो हिंदी में भी करवाया जा सकता है, लेकिन हिंदी में पर्याय शब्द इतने हैं कि आप अटक जाते हैं। तो इसलिए ना ये जो 5-6 शब्द आपको इंग्लिश में ही तैयार करने होंगे। मैं आपकी हिंदी बताऊंगा नहीं आपको इनकी, क्योंकि फिर आप हिंदी की तरफ जाएंगे बार बार। मोनार्की होती है, एक राजा होता है जिसको राजतंत्र बोलते हैं, और वो जनहितार्थ कानून के अनुसार शासन करता है, जनहितार्थ शासन करता है, ये कह लीजिए। स्वस्वार्थ पे आधारित नहीं होती बल्कि जन कल्याण के ऊपर आधारित होती है, वो होती है मोनार्की। जब कुछ लोग जनहितार्थ अच्छा शासन करते हैं, कुछ लोग, तो हम उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। और जब बहुत सारे लोग जनहितार्थ शासन करते हैं तो हम इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो ये तो वे लॉफुल स्टेट्स के 3 प्रकार। अब प्लेटो ने कहा कि अगर इन तीनों में, ये तीनों अच्छे हैं, लेकिन इन तीनों में सर्वोच्च खोजना हो तो सबसे अच्छी होती है मोनार्की, और लॉफुल में सबसे घटिया होती है डेमोक्रेसी। नहीं, लॉफुल के अंदर सबसे अच्छी मोनार्की और सबसे घटिया डेमोक्रेसी, और अरिस्टोक्रेसी बीच में आती है। अब देखें अनलॉफुल, तो अनलॉफुल भी वही संख्या के आधार पे 3 प्रकार के होंगे, एक, कुछ और बहुत। वन, सम एंड मैनी। जो वन के अकॉर्डिंग अनलॉफुल होगा, ये मोनार्की जब बिगड़ जाती है, एक व्यक्ति का शासन जब हिंसक हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है और जनता का गला घोटने लगता है, तो यही मोनार्की टायरेनी बन जाती है, जिसको अपन कई बार निरंकुश तंत्र बोलते हैं। ये टायरेनी है। अरिस्टोक्रेसी जब बिगड़ जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तो ये अरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की बन जाती है। और जब डेमोक्रेसी बिगड़ जाती है तो एक्सट्रीम डेमोक्रेसी आ जाती है, जिसको अपन मोबोक्रेसी बोलते हैं, एक्सट्रीम डेमोक्रेसी। इसको अपन मोबोक्रेसी भी बोलते। मोबोक्रेसी तो भीड़ तंत्र है, यहां कोई कानून का शासन नहीं होता, भीड़ अपने हिसाब से सारा कार्य करती है, भीड़ अनियंत्रित होती है। हमें पता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और भीड़ आमतौर के ऊपर ऐसे कार्य करती है जो अनलॉफुल होती है। तो देखिए, ये हुआ इसका वर्गीकरण। इस वर्गीकरण की चर्चा कर ले कि अनलॉफुल में फिर ठीक कौन सा है, सबसे बुरा कौन सा है। तो देखिए उल्टा चलता है।
अनलॉफुल में चर्चा करें तो ये अच्छा है और सबसे बुरा ये है, और ये फिर ओलिगार्की बीच में आ गई। तो देखिए 6 प्रकार का वर्गीकरण है जो संख्या के ऊपर और कानून सम्मत और गैर कानून सम्मत है उसके आधार पर किया गया है। मोनार्की बिगड़ती है तो कई बार ये पूछता है कि कोई व्यवस्था जब बिगड़ जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है। तो एक व्यक्ति का शासन अच्छा है तो मोनार्की है, बुरा है तो टायरेनी है। कुछ व्यक्तियों का शासन अच्छा है तो अरिस्टोक्रेसी है, बिगड़ गया है तो ओलिगार्की है। बहुत सारे व्यक्तियों का शासन अच्छा है तो डेमोक्रेसी है और बिगड़ गई है तो एक्सट्रीम डेमोक्रेसी है। फिर हमने देखा कि ये अच्छी है, ये सबसे घटिया है, इनमें ये अच्छी है और ये सबसे घटिया है अनलॉफुल के अंदर। तो ये हमने स्टेट्समैन का वर्गीकरण देखा और स्टेट्समैन का यही वर्गीकरण आगे यूज किया है अरस्तु ने अपनी बुक्स पॉलिटिक्स में। बस कुछ इसमें छोटे मोटे हेरफेर कर दिए हैं, कुछ बातें और जोड़ दी है, लेकिन इसी का प्रयोग किया है। स्टेट्समैन के बाद अगली पुस्तक की चर्चा करते हैं, वो है द लॉज। द लॉज, इसमें क्या क्या देखिए इसमें है रूल ऑफ लॉ, अभी चर्चा कर लेंगे। इसमें है आत्म संयम, इसमें है मिश्रित संविधान, इसमें है राज्य की जनसंख्या, इसमें लिखा हुआ है राज्य की अवस्थिति। रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए उतना ही बहुत है, पूछते नहीं है ऐसी चीजों को आमतौर पे। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है नॉक्टर्नल काउंसिल। और इसमें सबसे मजेदार क्वेश्चन नॉक्टर्नल काउंसिल के अलावा एक और बनता है कि ऐसे कानून सम्मत जो विधि द्वारा संचालित राज्य है इसको प्लेटो मैग्नीशिया बोलता है। ये एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि द लॉज में प्लेटो ने जिस राज्य का वर्णन किया है उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीशिया। रिपब्लिक का जो आदर्श राज्य है, आइडियल स्टेट है, वो है कैलिपोलिस और ये है मैग्नीशिया। तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया तथ्यात्मक। द लॉज में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, न कि व्यक्ति का शासन। व्यक्ति का शासन है रिपब्लिक में, जहां दार्शनिक राजा ने कह दिया वही कानून है। दार्शनिक राजा कानून से ऊपर है, कानून के नियंत्रण में नहीं है। और यहां जो शासक है वो कानून के नियंत्रण में है। यहां कानून बड़े हैं और व्यक्ति छोटा है। शासक को कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कानून शासक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। तो यहां कानून सर्वोच्च है, व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, शासक सर्वोच्च नहीं है। तो ये है रूल ऑफ लॉ। और इसी रूल ऑफ लॉ की आगे चर्चा करता है पॉलिटिक्स में अरस्तु। आत्म संयम, देखिए ये जो कि लॉज है ना, ये प्लेटो की सबसे पेज वाइज बड़ी पुस्तक है, यानी सबसे लंबी करती यही है। ये जो लॉज है इस कानून के लिए वो कहता है ये है एक मन की आदत है कानून, ऐसे कुछ शब्दावली का वो प्रयोग करता है। फिर इसमें यहां, क्योंकि इसके जीवन की अंतिम पुस्तक है, तो यहां तक आते आते प्लेटो पूर्ण व्यवहारिक हो गया है। वो यूटोपियन नहीं बचा है, काल्पनिक और आदर्शवादी टाइप नहीं बचा है, जो बाद में खुद कहने लगता है कि रिपब्लिक में वर्णित जो कैलिपोलिस है, आदर्श राज्य है, वो बादलों का नगर हो सकता है, धरती पे उसके आने की संभावना कम है। दार्शनिक राजा का शासक बड़ा कठिन है, साम्यवाद बड़ा कठिन है, चाहे वो परिवार का हो तो संपत्ति का हो। तब वो कहता है कि साम्यवाद की बजाय आत्म संयम ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो साम्यवाद की अवहेलना कर देता है इस पुस्तक में खुद ही, क्योंकि अब ज्यादा व्यवहारिक हो गया है, ज्यादा यथार्थ हो गया वो, अब वो काल्पनिक यूटोपियन टाइप नहीं है। तो वो साम्यवाद की अवहेलना करता है कि इसकी बजाय आत्म संयम ही महत्वपूर्ण है। आप संयम रखेगा जो शासक वर्ग होगा, साम्यवाद की जरूरत नहीं होगी, न परिवार का और न तो शिक्षा थोड़ी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मानसिक व्याधियों का मानसिक इलाज ही किया जाएगा, भौतिक इलाज नहीं किया जाएगा।
इसमें जो संविधान होगा वो मिश्रित होगा, यानी इसमें थोड़ा सा लोकतंत्र होगा, थोड़ी सी एरिस्टोक्रेसी होगी, थोड़ी सी मोनार्की होगी, यानी कुलीन तंत्रीय शासन होगा। तो ये मिश्रित संविधान होगा। ये कहता है कि इस राज्य की जनसंख्या न तो कम होनी चाहिए नहीं ज्यादा, ये 5040 निश्चित करता है। अब ये बकवास क्यों करें, क्यों करता है, कैसे होती है, कहाँ रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए आते, बाई चांस पूछ ले, सोच ही लिया कि मैं तो ऐसे ही पूछूंगा, कोई ठीक नहीं तो कर ले आप। अब स्थिति, प्लेटो कहता है कि ये राज्य समुद्र तट से दूर होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र तट के नजदीक होगा तो दो खतरे, एक तो इसके ऊपर आक्रमण ज्यादा होंगे, और दूसरा यहाँ के लोग फिर व्यापार करेंगे, समुद्र तट लगेगा तो व्यापारिक मार्ग खुलेंगे, और व्यापार को प्लेटो अच्छा नहीं माना, क्योंकि व्यापार भोगवाद को, भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है, और ये अध्यात्म और नैतिकता को बढ़ावा देता है। तो अवस्थिति होगी वो समुद्र से दूर होगी, और ऐसा राज्य कृषि प्रधान होगा, व्यापारिक प्रधान नहीं होगा। और सबसे मजेदार चीज जो मैग्नीशिया में है वो है नॉक्टर्नल काउंसिल। ये वर्धजनों की ऐसी काउंसिल होगी जो इस मैग्नीशिया के लिए कानून का निर्माण करेगी, इस जनसंख्या का नियंत्रण स्थापित करेगी, कानूनों का क्रियान्वयन देखेगी। तो ये नॉक्टर्नल काउंसिल इस मैग्नीशिया का संचालन करती है। तो कानून बनाएंगे कौन? अब ये देखिए, रिपब्लिक में दिक्कत नहीं है, दार्शनिक राजा बनाएगा कानून, लेकिन यहां ये कानून निर्माण का कार्य नॉक्टर्नल काउंसिल करेगी। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था का वर्णन है जिसको निशाचर परिषद कहते हैं, क्योंकि इसकी बैठक ना रात को होती है। ये लोगों के संबंधों तक को, संतानोपत्ति तक को नियंत्रित करती है ये नॉक्टर्नल काउंसिल। तो हमने द लॉज की, मैग्नीशिया किया, रूल ऑफ लॉ किया, साम्यवाद की बजाय आत्म संयम किया, एक्सट्रीम संविधान की बजाय मिश्रित संविधान किया, 5040 जनसंख्या की, समुद्र तट से दूर और कृषि प्रधान राज्य किया, और नॉक्टर्नल काउंसिल की। याद रखे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉक्टर्नल काउंसिल के ऊपर। पुस्तकों की बड़ी बड़ी चर्चा हो गई है। मैंने कहा सिंपोजियम एक और पुस्तक है जिसमें प्रेम और सौंदर्य का वर्णन है। अपोलॉजी एक और मजेदार पुस्तक है जिसमें जो आरोप लगे थे, जो कोर्ट में जो केस चला था सुकरात के ऊपर, उसका वर्णन है। और इसी का गांधी जी ने अनुवाद किया है इसके नाम से, सत्यवान के नाम से, कि कितना सत्य बोलता है जो सुकरात है वो। तो ये कुछ पुस्तकें हमने चर्चा की और थ्योरी चर्चा की प्लेटो की जो भी थी। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या प्लेटो, जिसको हम पूर्ण ग्रीक बोलते हैं, जिसको हम दर्शन का जनक बोलते हैं, राजनीतिक दर्शन का, क्या ये आलोचनाओं से परे है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम कौन से ऐसे विचारक हैं जो प्लेटो की आलोचना करते हैं विभिन्न विषयों के ऊपर, और क्या आलोचना करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब हम उस तरफ बढ़ते हैं और प्लेटो का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो पहले प्लेटो की आलोचना करते हैं कि कौन से विचारक है वो किस मुद्दे के ऊपर प्लेटो की आलोचना करते हैं। देखिए, प्लेटो का जो पहला विरोधी था वो उसका शिष्य था अरस्तु। एक विचारक है विल डूरा। विल डूरा बड़ी जोरदार बात कहता है कि प्लेटो के जिंदा जी ही, अरस्तु ने यह कहना शुरू कर दिया था कि प्लेटो के अवसान के साथ दर्शन का अंत नहीं हो जाएगा, कि प्लेटो अगर नहीं रहेगा तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि दर्शन भी नहीं रहेगा। दर्शन रहेगा, उसको मैं जिंदा रखूंगा, मैं उसमें परिवर्तन करूंगा, ये कह के। और विल डूरा कहता है कि अरस्तु ने उसी समय अपने गुरु की कुछ मुद्दों के ऊपर थोड़ा थोड़ा उनमें विरोध शुरू हो गया था। अरस्तु करेंगे तो विल डूरा की और चर्चा करेंगे। तो विल डूरा कहते हैं कि ये तो प्लेटो के रहते ही हो गया था कि अरस्तु उसके दर्शन में कुछ न कुछ और नई चीजें ढूंढने लगा था। तब प्लेटो भी कहता है कि ये गधे का वो बच्चा है जो दूध पी के अपनी ही मां को लात मारता है। प्लेटो अरस्तु के बारे में ये कहा करता था। खैर,
अरस्तु को क्या क्या पसंद नहीं है। देखिए बड़ी जोरदार बात है। बेंथम और मिल का जो संबंध था, मुझे ये लगता है कि अरस्तु का और प्लेटो का वो संबंध था। जर्मी बेंथम का शिष्य था जेस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद में इतने परिवर्तन किए बेंथम के उपयोगितावाद में कि वो खुद कहा करता था जेस मिल कि मैं वो पीटर हूं जो अपने ही मालिक के आदेशों की अवहेलना करता हूं। यानी पीटर एक करैक्टर है रोमन काल का जो अपने मालिक की बात नहीं मानता और विद्रोह कर देता है। तो मुझे ये लग रहा है ये अरस्तु भी वो पीटर है कहीं ना कहीं जो अपने ही गुरु की बातों, कुछ बातों की अवहेलना करता है। क्या अवहेलना करता है? अरस्तु को क्या पसंद नहीं है? देखिए अरस्तु को साम्यवाद पसंद नहीं है, और दोनों ही साम्यवाद पसंद नहीं है, चाहे वो साम्यवाद संपत्ति का हो और चाहे वो साम्यवाद परिवार का हो। क्योंकि अरस्तु ये कहता है कि एक अच्छे और उदात्त विचारों के विकास के लिए, एक उदार जीवन के लिए, आपकी अच्छी आत्म प्रवृत्तियों के विकास के लिए संपत्ति बड़ी आवश्यक होती है। आपकी ये इच्छा है कि आप किसी एक गरीब विद्यार्थी को पढ़ाएं, तो देखिए कितना उदात्त विचार है कि गरीब विद्यार्थी की सहायता करूं, लेकिन आपके पास संपत्ति नहीं है तो आप उसको किताब खरीद के भी नहीं दे सकते। तो ऐसे उदात्त विचारों के विकास के लिए संपत्ति बड़ी जरूरी होती है, जबकि ये तो संपत्ति का साम्यवाद लगा देता है प्लेटो। तो अरस्तु संपत्ति का समर्थक है। परिवार, प्लेटो कहता है कि जितनी भी अच्छे हमारे सद्गुणों का विकास होता है, चाहे प्रेम हो, वो त्याग के भाव हो, वो एक दूसरे के प्रति केयरिंग के भाव हो, वो सारे हमें परिवार से मिलते हैं। अगर परिवार ही नहीं होगा तो स्त्रियों को लेकर झगड़े होंगे, बच्चे हॉस्टलों में पलेंगे तो वो बिल्कुल भी नैतिक नहीं होंगे, वो भावना शून्य बच्चे होंगे। कोई किसी की पति पत्नी नहीं होगा तो किसी केयर भी नहीं करेगा, नए बच्चों की केयर होगी, तो ऐसे रुलेट बच्चे पैदा होंगे। फिर तो इसका मतलब यही हुआ। तो फिर वो परिवार के साम्यवाद की भी आलोचना करता है। दूसरा, ये जो राज्य की एकता है, प्लेटो इसकी भी आलोचना करता है। राज्य की एकता का तात्पर्य कि प्लेटो आखिर इस परिवार को, इस मुद्दे को समाप्त को करना चाहता है। वो कहता है इससे ना आपसी कलह रुक जाएगी, पूरा राज्य एक परिवार की तरह हो जाएगा। तो अरस्तु कहता है ऐसा नहीं है गुरुजी, जहां विभिन्न होता है वहां आनंद होता है, और जहां सब चीजें एक जैसी हो जाती है वहां आनंद ही खत्म हो जाता है। तो विविधता में जो आनंद है वो एकता में नहीं है। तो आप विविधता रखिए, ऐसे पूरे एक राज्य को परिवार की तरह मत कीजिए कि कोई किसी की पति पत्नी नहीं है, कोई विविधता नहीं है, सारे कुछ एक परिवार की तरह है जिसमें कोई अलग अलग परिवार नहीं है बल्कि पूरा परिवार ही एक है। तो ऐसा मत कीजिए। राज्य की एकता की बजाय विविधता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अरस्तु एक मुद्दे को और कहता है कि देखिए शिक्षा ज्यादा जरूरी है। हालांकि प्लेटो भी कहता है कि देखिए मानसिक व्याधियों का मानसिक इलाज ही अच्छा है। प्लेटो खुद स्वीकार करता है कि साम्यवाद की बजाय शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरस्तु भी कहता है कि सही है, आप शिक्षा को इतना अच्छा कर दीजिए कि फिर साम्यवाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो कहता है, अरस्तु का कहना है कि मानसिक व्याधियां है तो समाधान भी मानसिक ही होना चाहिए, रोग मानसिक है तो इलाज भी मानसिक ही होना चाहिए। तो ये तो था कि प्लेटो का जो पहला आलोचक उसके जिंदा जी तैयार हो गया था, वो था अरस्तु। और कौन कौन है? तो देखिए इसके जो आलोचक हैं, इसका एक और आलोचक है कार्ल पोपर। अब इस कार्ल पोपर की अपन व्यापक चर्चा करेंगे। अरस्तु की तो हो गई, अरस्तु को एक बार यहां से हटा देते हैं और कार्ल पोपर के ऊपर आते हैं कि ये क्या कहता है प्लेटो के बारे में। देखिए इसके ऊपर आजकल जरूर एक क्वेश्चन आता है कार्ल पोपर के ऊपर। कार्ल पोपर की एक पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, खुला समाज और उसके दुश्मन। 1945 के आसपास आई हुई पुस्तक। इस पुस्तक में वो 3 लोगों को खुले समाज का दुश्मन बताता है। तो खुले समाज के दुश्मन कौन कौन है, इनकी चर्चा करते हैं। पहले तो पहला जो दुश्मन है ये कहता है वो है प्लेटो। दूसरा जो दुश्मन है वो है हेगल, और तीसरा जो दुश्मन है वो है कार्ल मार्क्स।
इन तीनों को वो खुले समाज का दुश्मन बताता है। एक क्वेश्चन तैयार हो गया, पुस्तक तैयार हो गई, कार्ल पोपर तैयार हो गया। प्लेटो का घोरालोचक है कार्ल पोपर। पहले तो ये देखें कि खुला समाज क्या होता है, फिर ये देखें कि दुश्मन क्या करते हैं। देखिए, कार्ल पोपर खुले समाज का समर्थक है। खुला समाज वो होता है जहां जनता, जहां के नागरिक अपने शासन को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, और जहां शासन की आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वो शासक वर्ग को बदल सकते हैं, शासक वर्ग की आलोचना कर सकते हैं और शासन को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। ऐसे समाजों को खुला समाज कहा जाता है जहां शासन तंत्र की आलोचना की खुली छूट हो, बदलने की खुली छूट हो। तो फिर प्लेटो क्या है? तब कार्ल पोपर कहता है कि प्लेटो प्रणेता है बंद समाज का, क्लोज सोसाइटी। अब हम देखें कि प्लेटो बंद समाज का प्रेरक कैसे है, इसकी चर्चा करें। तो देखिए, प्लेटो के जो 3 वर्ग हैं, कोई भी वर्ग दूसरा कार्य नहीं करेगा, अपने ही कार्य तक सीमित रहेगा, ये हो गया बंद समाज। दूसरा, प्लेटो की जो उदात्त झूठ है, कोई ये झूठ व्यक्तियों की एक जो मानसिक प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाती है, उनके स्वतंत्र विचारों पर रोक लगाती है। क्योंकि बार बार लोगों से ये कहा जाता है कि राजा श्रेष्ठ है, राजा श्रेष्ठ है, राजा श्रेष्ठ है, तो उनमें वैचारिक परिवर्तन करता है उदात्त झूठ, जो इसे उदात्त झूठ होने नहीं चाहिए। खुद नीत्शे भी एक विचारक है, नीत्शे, वो कहता है कि प्लेटो एक तरफ तो बड़ा फिलोसोफर बनता है, दूसरी तरफ झूठ के नाम के ऊपर अच्छा समाज निर्मित करना चाहता है। एक तरफ तो उसका आइडियल स्टेट है, एक तरफ झूठ है, तो कभी भी झूठ के नाम के ऊपर आइडियल स्टेट नहीं बनता। नीत्शे भी इसका आलोचना करता है उदात्त झूठ की, कार्ल पोपर भी करता है, और बर्ट्रैंड रसेल भी करता है कि जहां झूठ चलता है वहां आदर्श राज्य नहीं बनता। और देखें ये क्या करता है, सेंसरशिप लगाता है कि कला और साहित्य पे सेंसरशिप होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये तो समाज बंद समाज है। और किसका समर्थन करता है? ये लोकतंत्र का विरोध करता है। प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी है, तो लोकतंत्र जहां होता है वो खुला समाज होता है, तो लोकतंत्र का विरोधी होगा वो बंद समाज होगा। फिर ये देखिए कि यहां निरंकुशता स्थापित होती है दार्शनिक राजा की। कोई भी दार्शनिक राजा के खिलाफ बोल नहीं सकता, और उसने जो कह दिया वही कानून है। तो व्यक्ति का शासन है जो निरंकुश हो जाता है। तो जहां निरंकुशता होती है वो तो बंद समाज होता है, जहां कोई उसके खिलाफत नहीं कर सकता। तो ये वो कुछ कारण है जिनके आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि प्लेटो बंद समाज का प्रेरक है, खुले समाज का दुश्मन है। प्लेटो का न्याय हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करेगा और कार्य नहीं कर सकता, वो तो बांध दिया उसको। तो प्लेटो का साम्यवाद है कि आप अपने हिसाब से परिवार नहीं बना सकते, व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं है आपकी, आप अपने हिसाब से संपत्ति नहीं रख सकते। तो ये जो साम्यवाद है ये तो बंद समाज का निर्माण करता है, जहां अपने हिसाब से न आप परिवार रख सकते हैं, न बच्चे रख सकते हैं, न संपत्ति रख सकते हैं। और देखिए इसकी जो शिक्षा है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप बस 20 साल के पहले उत्पादक बन जाएंगे, फिर सैनिक बन जाएंगे, फिर आगे ऐसे ऐसे करके शासक बनेंगे। किसी की बाद में इच्छा हुई सैनिकी की, मैं तो शासक बनूंगा, तो फिर उसकी शिक्षा के द्वार बंद है, और उसके लिखा हुआ है कि वो अपना ही कार्य करेगा और कोई कार्य नहीं करेगा। तब आपको बांध दिया गया है कि आप अपनी प्रवृत्ति को बदल भी लेंगे तो आप कार्य नहीं बदल सकते। चलिए, इन सब कारणों से कार्ल पोपर कहता है कि ये जो प्लेटो है ना, ये सर्वाधिकारवाद का प्रणेता है। पहले तो मैं बताऊं टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, सर्वाधिकारवाद क्या होता है। देखिए ये कुछ ना अलग शब्द है। एक होती है तानाशाही, जिसको आप डिक्टेटरशिप बोलते हैं। एक होता है सत्तावाद, जिसको आप अथॉरिटिज्म बोलते हैं। और एक होता है सर्वाधिकारवाद, जिसको आप टोटलिटेरियनिज्म बोलते हैं। तो डिक्टेटरशिप, अथॉरिटिज्म और टोटलिटेरियनिज्म। तानाशाही डिक्टेटरशिप में क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति है वो अपने ही चलाता है। सत्तावाद और तानाशाही लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए मान लेते हैं, एक बार पर लगभग जुड़े हुए हैं। इसमें जो शासक होता है वो सिर्फ राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता।
ताकत के बल के ऊपर वो येन केन प्रकारेण सत्ता बनाए रखता है। तानाशाही है ये आमतौर पे आनुवंशिक नहीं होती, सत्तावाद ये कह लेते थोड़ा आनुवंशिक हो सकता है। तानाशाही तब तक रहती है जब तक उस व्यक्ति में दम रहता है, सत्तावाद वंश दर वंश बढ़ता भी रह सकता है। तो खैर हम इनमें देखें कि ये सिर्फ एक ही क्षेत्र तक सीमित रहती है और वो है राजनीति का क्षेत्र। और क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करता शासक, जो तानाशाही या सत्तावादी होता है। सर्वाधिकारवादी वो शासक होता है जो प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करता है, चाहे वो मामला पारिवारिक हो, चाहे वो मामला आर्थिक हो और चाहे वो मामला राजनीतिक हो। अब देखिए क्या प्लेटो सर्वाधिकारवादी है या नहीं है, आप खुद बता देंगे। ये प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। आप कैसे बच्चे पैदा करेंगे, कितने बच्चे पैदा करेंगे, कौन पैदा करेंगे, आप स्त्री रखेंगे या नहीं रखेंगे, यानी आपके परिवार तक पहुंच गया। आप संपत्ति रखेंगे या नहीं रखेंगे, आपके आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच गया। कौन शासक होगा, कौन शासक नहीं होगा, दार्शनिक राजा ही क्यों होगा, कौन सा वर्ग क्या करेगा, ये निर्धारित करेगा प्लेटो सब कुछ। इसका मतलब आपको कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है, जो प्लेटो ने कह दिया आपको वही करना पड़ेगा। दार्शनिक राजा की बात माननी पड़ेगी क्योंकि प्लेटो कह गया कि वो सर्वोच्च होता है। तो देखिए राजनीतिक क्षेत्र में ये दखलंदाजी कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में संपत्ति के मामलों में ये दखलंदाजी कर रहा है, परिवार के क्षेत्र में ये दखलंदाजी कर रहा है, फिर बचा क्या? तो सर्वाधिकारवादी वो होता है जो प्रत्येक क्षेत्र में दखलंदाजी करता है। हिटलर क्या था? सर्वाधिकारवादी था। धर्म के मामले में, प्रजातीयता के मामले में, कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, नीलो आंखें वाले जिंदे रहेंगे और जिनकी आंखें नीली नहीं है उनको मार दिया जाएगा, दिव्यांगों को मार दिया जाएगा, वृद्धों को मार दिया जाएगा। तो हर मामले में हस्तक्षेप, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, तो वो होता है सर्वाधिकारवादी। तो तानाशाही और सत्तावाद का बाप होता है सर्वाधिकारवाद। तब कार्ल पोपर कहता है कि प्लेटो बंद समाज का प्रेरक है, ये सर्वाधिकारवाद का प्रेरक है। तो फिर कार्ल पोपर क्या चाहता है? कार्ल पोपर चाहता है समाज खुला हो, व्यक्तियों को अपने हिसाब से कुछ भी करने की छूट हो। कार्ल पोपर समर्थक है लोकतंत्र का, कार्ल पोपर समर्थक है व्यक्तिवाद का, न कि राज्य की सर्वोच्चता का। वो व्यक्ति को साध्य मानता है, राज्य को साध्य नहीं मानता। जबकि प्लेटो के लिए राज्य महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उसकी एकता महत्वपूर्ण है, आदर्श राज्य महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। तो कार्ल पोपर इसका उल्टा बातें करता है। इसलिए कार्ल पोपर प्लेटो, हेगल और कार्ल मार्क्स को बंद समाज का दुश्मन बताता है। एक और देखें, एक और मुद्दे के ऊपर कार्ल पोपर आलोचना करता है प्लेटो की, वो है इतिहासवादिता, हिस्टोरिसिज्म। देखिए ये आलोचना तो इन तीनों की है, प्लेटो, हेगल और कार्ल मार्क्स की। प्लेटो कहता है कि राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि ऐसे हुई थी, पहले हेल्दी स्टेट आया था, फिर लग्जरियस स्टेट आया था और फिर जस्ट स्टेट आया था। पहले आदिम राज्य था उत्पादकों का, फिर विलासितापूर्ण राज्य है सैनिकों का, और फिर अंत में दूसरों का हित सोचने वाला एक वर्ग, दार्शनिक वर्ग पैदा हुआ, ज्ञानवान बुद्धिवान वर्ग पैदा हुआ, और तब फिर राज्य पूर्ण हो गया। अब उसने यहां आके कि अब ये राज्य है, सर्वोच्च राज्य है जहां दार्शनिक राजा राज करेगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है, उसने इतिहास को रोक दिया। तो ये तो हुई उसकी इतिहास की मनमाफिक व्याख्या, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो इतिहासवादिता को लेके प्लेटो भी गलत है, क्योंकि इतिहास की तो बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती है, प्लेटो ने तो निश्चित कर दी। ऐसी ही व्याख्या हेगल ने कर दी कि कैसे राष्ट्र राज्य बनता है, कैसे परिवार बनता है, फिर सिविल सोसाइटी बनती है, फिर आदर्श राज्य नेशन स्टेट कैसे बनता है, जर्मनी फिर एक नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य बन जाएगा, कैसे आपस में विचारों का द्वंद्व हुआ, और कैसे फिर भारत, चीन, ग्रीक, ईसाई काल होते हुए एक दिन जर्मनी सर्वोच्च राज्य बन जाएगा। तो उसने इतिहास की अपने हिसाब से व्याख्या कर दी। कार्ल मार्क्स बोला नहीं, इतिहास ऐसे नहीं बढ़ता, द्वंद्व हुआ होगा। लेकिन द्वंद्व हुआ किसमें? कि द्वंद्व हुआ आर्थिक संसाधनों को लेकर विभिन्न वर्गों में। तो पहले आदिम साम्यवाद आया, फिर दास समाज आया, फिर सामंती समाज आया, फिर पूंजीवाद आएगा, फिर अंत में सर्वहारा का विधायकवाद होते हुए और लास्ट में साम्यवाद आएगा। तो इसने अपने हिसाब से इतिहास की व्याख्या कर दी। अगर आप स्वतंत्र सोच वाले हैं तो इसकी व्याख्या स्वीकार नहीं करेंगे। आपको तो इतिहास जरूरी नहीं है ऐसी बढ़े, इतिहास तो किसी से बढ़ सकता है, इतिहास जातियों से बढ़ सकता है, इतिहास वर्गों से बढ़ सकता है, इतिहास कला और संस्कृति के अकॉर्डिंग बढ़ सकता है। तो इतिहास की मनव्यापी व्याख्या कर दी प्लेटो, हेगल और कार्ल मार्क्स ने।
तो ये इतिहासवादिता को लेके भी कार्ल पोपर इन तीनों की आलोचना करता है कि इतिहास को एक निश्चित गति, वो कहते हैं हमने कह दिया वो इतिहास है और वैसे आगे बढ़ा है, ये गलत बात है। कार्ल पोपर इनकी इस मुद्दे पे आलोचना भी करता है। तो फिर कार्ल पोपर क्या चाहता है? देखिए, कार्ल पोपर के खुद के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन बना कि कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का प्रणेता कहता है, निरंकुशता का प्रणेता कहता है? कार्ल पोपर। दूसरा क्वेश्चन, कार्ल पोपर की बुक है ओपन सोसाइटी एंड बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। फिर तीसरा बना कि प्लेटो को कि क्या आलोचना करता है कि वो बंद समाज लाता है। कौन? प्लेटो। यहां बोलने की छूट नहीं है लोगों को, लोकतंत्र नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है। किस किस की आलोचना करता है? तो तीन लोगों को मानता है, प्लेटो, हेगल और कार्ल मार्क्स को। ये क्वेश्चन बहुत आता है। फिर किस मुद्दे पे करता है? तो हमने मुद्दा देख लिया, इतिहासवादिता को लेके, और इन सब मुद्दों के ऊपर वो प्लेटो की आलोचना करता है कार्ल पोपर। कार्ल पोपर दरअसल ऑस्ट्रिया का था, बाद में ब्रिटेन आ गया था। और जब हम एक सर्किल पढ़ते हैं, वियना सर्किल, देखिए अपने शुरुआत में वियना सर्किल की चर्चा हुई थी, जो तार्किक प्रत्यक्षवादियों का है या नव प्रत्यक्षवादियों का है। उस वियना सर्किल का विद्वान है कार्ल पोपर, जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और ब्रिटेन में रहा। मूलतः इतिहासकार टाइप जंतु है ये, सॉरी विद्वान है ये। वियना सर्किल, वियना सर्किल नव प्रत्यक्षवाद का है, नियो पॉजिटिविज्म का है, या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म का है, जो विज्ञान और तथ्यों को बढ़ावा देते हैं, वो है वियना सर्किल। हमने एजे एयर किया था, मोर्टस्लिक किया था, लुडविग विट्जेनस्टाइन किया था, कार्ल पोपर किया था, रुडोल्फ कार्नाप किया था, ओटो वोन किया था, ये सब किए थे हमने वियना सर्किल के कुछ विद्वान। खैर, हमने प्लेटो की चर्चा की, कार्ल पोपर की चर्चा की। अब जो कि कार्ल पोपर की चर्चा आ ही गई है, तो मैं कार्ल पोपर की दो चीजें और करवा देता हूं आपको, बड़ी ही मजेदार चीज है। और इस मुद्दे को लेके और हम थोड़ी सी आलोचना कर सकते हैं प्लेटो की भी, हम ऐसी आलोचना कर सकते हैं कार्ल मार्क्स की भी। देखिए, बुक याद है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। अब मैं आपसे दो मुद्दों पे और चर्चा करूंगा। एक मुद्दा होगा वो है पीस मिल इंजीनियरिंग। खंडस्य समाज निर्माण या खंडस्य अभियांत्रिकी, इसकी भी चर्चा करेंगे। सिंपल सा मुद्दा है। दूसरा है थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन या मिथ्यापनीयता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, पहले मैं खंडस्य समाज निर्माण या धीमे परिवर्तनों की और पीस मिल इंजीनियरिंग की चर्चा करूंगा, खंडस्य परिवर्तनों की चर्चा करूंगा। देखिए, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, या तो वो पीस मिल होते हैं या वो रेडिकल होते हैं। दो प्रकार के होते हैं परिवर्तन। प्लेटो के जो परिवर्तन है वो रेडिकल परिवर्तन है। देखिए, सारी व्यवस्था को उल्ट देता है, शिक्षा व्यवस्था को उल्ट देता है एथेंस की, और वहां मानसिक के साथ साथ शारीरिक ओर ले आता है। स्त्रियों की स्थिति को पलट देता है और स्त्री सशक्तिकरण की चर्चा करता है। संपत्ति और परिवार के सामने साम्यवाद लेके आता है, दार्शनिक राजा का शासन लेके आता है। तो देखिए, तात्कालिक एथेंस की जो व्यवस्था थी उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर देता है प्लेटो। इसलिए प्लेटो के जो सिद्धांत है वो रेडिकल है, जो व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करते हैं। अब आते हैं कार्ल पोपर। कार्ल पोपर कहता है कि परिवर्तन कभी भी रेडिकल नहीं होने चाहिए, बल्कि परिवर्तन टुकड़ों टुकड़ों में खंडस्य होने चाहिए, खंड खंड में होने चाहिए और धीमे परिवर्तन होने चाहिए। इसका कारण क्या है? कार्ल पोपर कहता है, मान लेते हैं हमने परिवर्तन शुरू करवा दिए और परिवर्तन रेडिकल थे। चलिए, मैं पहले आपको रेडिकल का और खंडस्य का अर्थ बता देता हूं। ये मान लेते हैं ये कमरा है, आप रेडिकल परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? चलो इस कमरे को हटाओ, इसकी जगह नया कमरा खड़ा करेंगे, ये तो है रेडिकल। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं खंडस्य परिवर्तन करेंगे, तो आप कहेंगे ऐसे करो, इसकी खिड़कियां विड़कियां हटा लो, कोई छोटा मोटा चेंज कर दो, धीरे धीरे देख लेंगे, फिर बाद में छत हटा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी ऐसा करते जाएंगे। ये खंडस्य और धीमे परिवर्तन है। कार्ल पोपर कहता है कि अगर परिवर्तन रेडिकल हो जाते हैं तो फिर वापस करना मुश्किल होता है।
आपने मकान ढा दिया रेडिकल चेंज के तहत और फिर बोले अरे यार दीवारें दीवारें रख लेते ना तो मजा आ जाता, दीवारें तो बिल्कुल सही थी, वो क्यों चेंज कर दी। अब आपने दीवारें ढा दिया, वापिस नहीं आ सकते। तो रेडिकल चेंज एक बार हो जाते हैं तो फिर अब आपके पास आगे गलतियां हो भी गई है और आप कहते हैं ये तो गलत काम हो गया तो वापस नहीं हट सकते। इसलिए चेंज रेडिकल नहीं होने चाहिए, बल्कि चेंज पीस मिल होने चाहिए, खंडशः होने चाहिए, ताकि कोई गलती हो तो उसको सुधारा जा सके। एक बार आपने बदल दिया तो फिर सुधार नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा है थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, मिथ्यापनीयता का सिद्धांत। कार्ल पोपर कहता है कि कोई भी नियम अंतिम सत्य नहीं होता, कोई भी सत्य निरपेक्ष नहीं होता। कोई भी सत्य निरपेक्ष तभी तक होता है जब तक कि हम उसको झूठा साबित नहीं कर दे। तो सत्य तभी तक निरपेक्ष है, ज्ञान तभी तक निरपेक्ष है, निष्कर्ष तभी तक निरपेक्ष है, सार्वभौमिक है, सच्चा है, जब तक कि हम उसको झूठा साबित नहीं कर दे। तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप उसको, कोई भी नियम है उसको मिथ्या मानिए और उसकी तोड़ खोजिए, लगे रहिए, परिवर्तन करते रहिए। अब अपन थोड़ी मिथ्यापनीयता का सिद्धांत समझाते हैं कि सत्य अंतिम नहीं होता, वो तभी तक अंतिम होता है जब तक कि हम उसको झूठा साबित नहीं कर देते। थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन कार्ल पोपर की फेमस थ्योरी है। अब कैसे? न्यूटन बोला कि गति का एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम यह है कि आप किसी भी चीज को अगर ऊपर भगाएंगे तो वापस कहां आएगी? नीचे आएगी। देखिए निरपेक्ष नियम है ये। आप किसी भी व्यक्ति से कहिए, किसी भी काल में और किसी भी स्थान पे जाइए, किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो पक्का है कि वो नीचे ही आएगी। तो ये एक नियम, ऐसा नियम है जिसको हम निरपेक्ष नियम बोलते हैं। इस सत्य को हम निरपेक्ष सत्य बोलते हैं, इस ज्ञान को हम निरपेक्ष ज्ञान बोलते हैं, एब्सोल्यूट नॉलेज बोलते हैं इसको। अब आप क्या करें कि आप एक विज्ञान का फिर नया नियम आया कि नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज को एक निश्चित से ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे ऊपर आप, तो कभी भी वापस नीचे नहीं आएगी। जैसे हम रॉकेट है, रॉकेट को वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, वो कौन सी स्पीड है, अगर हम उससे फेंकते हैं तो रॉकेट कभी भी वापस नहीं आता। तो देखिए वो नियम तभी तक सत्य था न्यूटन वाला जब तक कि ये 11.2 वाला ऐसा नियम नहीं आया था, निश्चित गति का नियम नहीं आया था, तब तक ये नियम सत्य था। जैसे ही आया वो झूठा हो गया, एक नया नियम था वो सत्य हो गया। तो कोई भी नियम तभी तक सत्य होता है जब तक उसकी काट नहीं आती, काट आती वो झूठा हो जाता है, फिर वो नियम सत्य हो जाता है, फिर उसकी काट आती है, ऐसे करके परिवर्तन चलते रहते हैं। तो न तो प्लेटो का ज्ञान सत्य है, नहीं हेगल का है, नहीं कार्ल मार्क्स का है। तो कोई भी इनका जो इतिहासवादिता का ज्ञान है वो अंतिम ज्ञान नहीं है। चलिए, हमने चर्चा की बंद समाज का प्रेरक है कार्ल पोपर के अकॉर्डिंग प्लेटो। अब हम और कौन कौन से इसके आलोचक हैं प्लेटो के? मैंने आपको अभी तक 2 ही आलोचक कराए हैं, एक अरस्तु करवाया है और एक पोपर कराया, कार्ल पोपर। अब हम और आलोचक देखते हैं। देखिए कार्ल पोपर का जो दार्शनिक राजा है वो व्यक्ति का शासन लेके आता है, और इसको प्रोफेसर बारकर है वो आलोचना तो नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं कि ये कैसा होता है कि ये दार्शनिक राजा है, ये प्रबुद्ध निरंकुश होता है, प्रबुद्ध तानाशाह होता है, एनलाइटन टायरेनी होता है, प्रबुद्ध निरंकुश होता है, पढ़ा लिखा होता है, और इसी के नियम बोली वो ही कानून बनते हैं। तो फिर कौन कौन है जो इसकी आलोचना करते हैं इस मुद्दे के ऊपर, दार्शनिक राजा की निरंकुशता के ऊपर? तब हमने देखा कार्ल पोपर बोलता है कि सर्वाधिकारवाद का प्रणेता है। ऐसी ही बातें एक बर्ट्रैंड रसेल है, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं ब्रिटेन के, वो करते हैं, वो भी इसको प्लेटो को तानाशाही का प्रेरक बताते हैं। खुद हन्ना आरेंट जो कि जर्मन थी और बाद में ब्रिटेन गई, खुद बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिलोसोफर है, हन्ना अरेंट भी कहते हैं कि प्लेटो है वो तानाशाहियों का प्रेरक है। ऐसी ही बातें एक विद्वान और बोलता है, इजाया बर्लिन। बर्लिन को अपन तब पढ़ते हैं जब इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी पढ़ते हैं, तब हम हेको, नोजिक को, फ्रीडमैन को और बर्लिन को पढ़ते हैं। इजाया बर्लिन ने एक पुस्तक लिखी, ऐतिहासिक अनिवार्यता, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी।
ऐतिहासिक अनिवार्यता, उसमें आरोप लगाया उसने प्लेटो के ऊपर, सेम आरोप दोहराए जो कार्ल पोपर ने लगाए थे कि ये इतिहासवाद है, मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं। इजाया बर्लिन कह रहा है, अभी हिस्टोरिसिज्म किया था ना वो वाला, इसमें लोगों को इच्छा की स्वतंत्रता नहीं है। प्लेटो इच्छा की स्वतंत्रता नहीं देता, प्लेटो में बहुलवाद नहीं है, और प्लेटो व्यक्तिवाद का विरोधी है। यानी प्लेटो इच्छा की स्वतंत्रता, बहुलवाद और व्यक्तिवाद, देखिए व्यक्तिवाद है, व्यक्ति की नहीं चलेगी, राज्य महत्वपूर्ण है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा सबको। बहुलवाद होता है कि जहां बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे विचार है, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, वो भी नहीं है। इच्छा की स्वतंत्रता नहीं है, संपत्ति नहीं रख सकते, नहीं ही आप परिवार रख सकते हैं। तो इजाया बर्लिन भी ऐतिहासिक अनिवार्यता के नाम से इसकी जो बुक है उसमें प्लेटो की वही आलोचनाएं करता है जो किसने की, कार्ल पोपर ने किए। तो आ जाता है कि कार्ल पोपर की तर्ज के ऊपर कौन सा एक और समकालीन विचारक है जो प्लेटो की आलोचना करता है, क्योंकि प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी है, व्यक्तिवाद का विरोधी है। इस मुद्दे को लेकर इजाया बर्लिन भी घोर आलोचक है प्लेटो का। तो हमने देखिए बर्ट्रैंड रसेल है, हन्ना अरेंट है, इजाया बर्लिन है, कार्ल पोपर है, ये प्लेटो को तानाशाहियों का, सर्वाधिकारवाद का, निरंकुशता का जनक कहते हैं। खैर हमने ये चर्चा की। एक और आलोचक है, ऐसा ही आलोचक, वो है क्रॉसमैन। देखिए ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये तो पूछे जाते हैं। क्रॉसमैन की एक पुस्तक है प्लेटो टुडे। क्रॉसमैन बड़ी जोरदार बात बोलता है, इसकी पुस्तक याद रखना आप, प्लेटो टुडे। क्रॉसमैन कहता है कि प्लेटो न तो अपने समय में कामयाब था, नहीं आज के समय में कामयाब है। देखिए क्रॉसमैन जोरदार बोलते कि न तो अपने समय में कामयाब था, नहीं आज के समय में। अपने समय में दिक्कत क्या थी? अपने समय में ये समय से बहुत आगे था, दार्शनिक राजा, ज्ञान का शासन बहुत आगे था इस मुद्दे को लेके। और आज के समय में इसलिए नहीं कि आज का समय तो लोकतंत्र का समय है, उदारता का समय है, व्यक्तिवाद का समय है, बहुलवाद का समय है, तो आज भी सेट नहीं है। कौन? प्लेटो। तो प्लेटो ने अपने समय में सेट था, नहीं आज सेट है, क्रॉसमैन बोलता है। क्रॉसमैन ने फिर एक छोटी सी कोटेशन और बोली है कि जो प्लेटो का जो राज्य है ये कुलीन तंत्र टाइप है, ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ सारे लोग समान नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ आनुवंशिक रूप से असमानता पाई जाती है। और जो लोग आनुवंशिक रूप से बड़े हैं वो ये सोचते हैं कि हम पिता के तुल्य हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता की सेवा करें। तो ये ना उनके उदात्त भाव हैं जो उनको अच्छा बनाते हैं, बाकी यहाँ समानता नहीं है। क्रॉसमैन ऐसा बोलता है। तो देखिए हमने चर्चा की बर्ट्रैंड रसेल की, हन्ना अरेंट, इजाया बर्लिन, क्रॉसमैन और कार्ल पोपर की। एक हम आलोचना और कर लेते हैं, वो कर लेते हैं चैपमैन की। चैपमैन इंद्रजालिकों का राजकुमार बोलता है प्लेटो को। देखिए कितनी जोरदार बात बोला, इंद्रजालिकों का राजकुमार। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि ये प्लेटो जो आइडियल स्टेट कैलिपोलिस के नाम से जो एक माहौल खड़ा करता है, आत्मा का, सद्गुणों का, तीन वर्गों का, दार्शनिक राजा का, फिर उसके सामने तर्क और बुद्धिमत्ता पूर्वक जो विचार व्यक्त करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे लगता है कि वो सच्चा है सब कुछ, लेकिन वो हकीकत में सच्चा नहीं होता। जैसे जादूगर है, जादूगर जो घर बनाता है, जो पैसे बनाता है, एक झूठा सा आवरण तैयार करता है, लगता तो वो सच्चा है लेकिन वास्तव में होता झूठा है। इसलिए प्लेटो है ये जादूगरों का राजकुमार है, ये कह रहा है चैपमैन। बड़ी जोरदार बात बोली चैपमैन ने। तो खैर हमने ये सारी आलोचनाएं की प्लेटो की। तो क्या प्लेटो के आलोचक है क्या? नहीं है। कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो प्लेटो के प्रशंसक हैं। अब प्लेटो की प्रशंसा भी कर लेते हैं कि कौन कौन से विचारक प्लेटो की प्रशंसा करते हैं। देखिए ऐसे ही विचारकों में एक विचारक है, हम प्रशंसा कर रहे हैं, ये भी आपको 3-4 नाम तो याद रखने पड़ेंगे। निस्बेट है, निस्बेट है। चलिए रंग बदलते हैं। जॉन वाइल्ड है। देखिए जॉन वाइल्ड ने तो एक बड़ी जोरदार पुस्तक भी लिखी है इसके ऊपर, प्लेटो मॉडर्न एनिमीज।
देखिए, जब हम पुस्तक लिखी किसने, कार्ल पोपर ने, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, तो जॉन वाइल्ड प्लेटो के समर्थन में लिखता है प्लेटोज एनिमीज, प्लेटो के दुश्मन। कि प्लेटो के आधुनिक समय में प्लेटो के दुश्मन कौन है, तो वो लिखता है कि प्लेटोज मॉडर्न एनिमीज, ये पुस्तक लिखती है। तो कई बार इन्हें पुस्तकें याद रखें कि ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज कार्ल पोपर की पुस्तक है, और प्लेटो मॉडर्न एनिमीज जॉन वाइल्ड की पुस्तक है। मैंने कहा निस्बैट भी इसका समर्थक, आर निस्बैट भी, नेटलशिप भी है। एक और विचारक है लेविन्सन। देखिए ये आपको रटने पड़ेंगे। देखिए एक बार तो नाम याद, निस्बैट, जॉन वाइल्ड, वाइल्ड मतलब वैसे वाइल्ड कह दीजिए, वाइल्ड लाइफ जिसको हम बोलते हैं, ऐसा याद कर लीजिए। नेटलशिप है, लेविन्सन है, एन के ऊपर नेटलशिप, निस्बैट कर लीजिए। जैसा भी है आप अपने दिमाग में इनकी एक छवि बनाइए। इसकी किताब भी बड़ी मस्त है लेविन्सन की, इन डिफेंस ऑफ प्लेटो। प्लेटो की रक्षा में। तो पहले मैं आपको 4 किताबें याद करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज कार्ल पोपर, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी, ऐतिहासिक अनिवार्यता इजाया बर्लिन, प्लेटो टुडे क्रॉसमैन, प्लेटोज मॉडर्न एनिमी जॉन वाइल्ड, और इन डिफेंस ऑफ प्लेटो लेविन्सन। ये 4-5 किताबें अलग से रह के आप याद कर लें। और ये चारों के चारों, निस्बैट, जॉन वाइल्ड, नेटलशिप और लेविन्सन प्लेटो के समर्थक हैं, विरोधी नहीं है। विरोधी है कार्ल पोपर, अरस्तु, बर्ट्रैंड रसेल, हन्ना अरेंट, इजाया बर्लिन, क्रॉसमैन, चैपमैन जैसे लोग। कुछ और भी आलोचक मिल जाएंगे आप, तो आप इनको अच्छी तरह से देख ले। आजकल ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अंत में मैं 2 मुद्दों से इस पूरे प्लेटो को कंप्लीट करता हूं, और बड़ी ही जोरदार बातें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आजकल। एक कोटेशन है, ये मैं और कलर में करवाऊंगा, मजेदार मुद्दा है। एक तो अपन करेंगे कार्ल पोपर। कार्ल पोपर ने बड़ी जोरदार बात बोली। कार्ल पोपर बोला कि जो पश्चिम का दर्शन है, देखिए भले ही आलोचक हो, कार्ल पोपर आलोचक है प्लेटो का, उसको खुले समाज का दुश्मन बताता है, कि जो पश्चिम का राजनीतिक दर्शन है ये या तो प्लेटोवादी रहा है, यानी प्लेटो का समर्थक रहा है, या गैर प्लेटो विरोधी रहा है, सॉरी, या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी रहा है। अभी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन ये कभी भी गैर प्लेटोवादी नहीं रहा। ये हुआ मजेदार बात। बहुत ज्यादा पूछते हैं ये कोटेशन, किसने कहा? कार्ल पोपर आलोचक है, फिर भी क्या कह रहा है कि पश्चिम का दर्शन या तो प्लेटो का समर्थक रहा या प्लेटो का विरोधी, या तो उसने प्लेटो की जो बातें उसको स्वीकार कर लिया या उसका विरोध कर दिया, तीसरा रास्ता नहीं था। यानी वो प्लेटो से दूर नहीं जा पाया, कभी भी गैर प्लेटोवादी नहीं रहा। जोरदार बात है ये कार्ल पोपर की। एक और विचारक कर लेते हैं, बड़ी ही मजेदार बात बोलता है वो, और वो है इमर्सन। इमर्सन कहता है कि दर्शन ही प्लेटो है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि दर्शन ही प्लेटो है, प्लेटो ही दर्शन है। ऐसी बातें आप इंडियन पॉलिटी में भी सुनते हैं। देवकांत बरुआ के नाम से जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, कई बार ये भी पूछ लेते देवकांत बरुआ का। तो खैर, दर्शन ही फिलोसफी इज प्लेटो एंड प्लेटो इज फिलोसफी, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो ये हमने प्लेटो की, कार्ल पोपर ने क्या कहा और इमर्सन ने क्या कहा। तो इमर्सन की इस बात के साथ है, प्लेटो का जो हमने आनंद उठाया उसकी इतिश्री होती है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।
कि आप 5-6 क्लासों में लगातार आप प्लेटो पढ़ते रहे और आपने खूब प्लेटो के दर्शन का आनंद लिया, इस पूर्ण ग्रीक का आनंद लिया आपने, परफेक्ट ग्रीक का। धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि प्लेटो को पढ़ने में आपको आनंद आया होगा। जय राम जी की।